आपने अक्सर अपने दादाजी या पिताजी से ये सुना होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक 10 रुपए के नोट से की और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। पूरे एटीट्यूड के साथ अक्सर घर के बड़े ये डायलॉग बोलते रहते हैं, लेकिन आज हमें इस डायलॉग की याद क्यों आई? भारत की संसद में भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत के बजट, इस साल का वार्षिक बजट पेश किया है। ये 6वीं बार है जब निर्मला सीतारमण ने देश की संसद में बजट पेश किया है। वैसे इस देश में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने करीब 10 बार देश की संसद में बजट पेश किया। खैर, आज हम इस किस्से को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि करीब लगभग 48 लाख करोड़ के बजट को पेश करने वाली भारत की संसद की शुरुआत की बात हम आज करेंगे। आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत के पहले बजट की, कि इस स्वतंत्र भारत की, इस विकसित हो रहे भारत की विकासशील यात्रा की शुरुआत का बजट कैसा था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब किसने पहला बजट पेश किया और उस बजट की रूपरेखा क्या थी, पैसे कितने थे और खर्चा कितना था, इसकी बात हम करेंगे। वैसे भारत की तरफ से पहली बार जब बजट पेश किया गया वो आज़ादी से भी बहुत पहले 18 फरवरी 1860 में किया गया। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से इंग्लैंड की सरकार के पास भारत का शासन आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे जेम्स विल्सन, उसने सबसे पहली बार क्वीन एलिजाबेथ के सामने, माफ़ी चाहता हूँ, उस वक्त क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया के सामने भारत का बजट पेश किया था। लेकिन वो तो गुलामी की बात थी। जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई और देश के रुपए पैसे का कामकाज, उसकी देखरेख किसके हाथ में आई? हमारे पहले वित्त मंत्री रामास्वामी कंदास्वामी शानमुखम चेट्टी। जीके का क्वेश्चन है, रट्टा मार लिया करते हैं हम लोग। तो रामास्वामी कंदास्वामी शानमुखम चेट्टी ये हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे। तमिलनाडु कोयम्बटूर के सर चेट्टी हमारे पहले वित्त मंत्री थे और उन्होंने देश का पहला बजट पेश किया था। सर चेट्टी कौन थे? वो एक वकील थे, एक अर्थशास्त्री थे। 1933 से लेकर 1935 तक वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे भारत के, और 1935 से 1941 तक वो कोचीन जो राज्य था उसके दीवान भी रहे थे। खैर, पहला बजट जो पेश किया गया वो 26 नवंबर 1947 को भारत की संसद में, उस वक्त एंट्रीम गवर्नमेंट थी। पहले चुनाव तो 1951-52 में हुए थे, लेकिन देश आज़ाद होते ही सबसे पहले सत्ता की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आई और एक अंतरिम सरकार बनाई गई। उस अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे सर चेट्टी, जो 1947 से 1948 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। और 26 नवंबर 1947 को उन्होंने देश का एक अंतरिम बजट पेश किया, जो पहला बजट था। आज हम उस बजट की बात कर लेते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं कि पैसे कितने थे अपने पास, और बात कर लेते हैं खर्चा कितना था, घाटा कितना हुआ, उसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। ताज़ा बंटवारा हुआ था, देश शरणार्थी की समस्या से जूझ रहा था। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी पूरी तरह से लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध से ही भारत में खाद्यान्न की समस्या चरम पे थी। देश में इतना अनाज ही नहीं था कि देशवासी अपना पेट भर सके। इतना अनाज भी नहीं उगता था, हमें आयात करना पड़ता था अनाज बाहर से। ये स्थिति थी। ऐसे में वित्त मंत्री संसद में खड़े हुए सर चेट्टी और उन्होंने एक बात कही कि मैं आज़ाद भारत का पहला बजट पेश करने के लिए खड़ा हूँ। इस अवसर को ऐतिहासिक माना जाएगा और ये मेरे लिए गर्व का क्षण है। बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश करने का अवसर मुझे मिला है। मैं इस पद का सम्मान करता हूँ और भारत की सभी वित्तीय संरक्षकों
की तरफ अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। उस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया था इस बजट में। उस वक्त पाकिस्तान नया नया बना था और उसकी खुद की कोई टेक्सटाइल नहीं थी, उसके खुद के कुछ करेंसी नहीं थी। तो ये तय किया गया कि जब तक पाकिस्तान अपनी खुद की टेक्सटाइल ना डेवलप कर ले, अपना खुद का रुपया ना बना ले, तब तक वो भारतीय करेंसी को ही उपयोग में लेगा और उसे वैलिड किया जाएगा। ये फैसला उस बजट में लिया गया। खैर, उस बजट की थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं। अनुमानित 7.5 महीने का ये बजट पेश किया गया 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक। 7.5 महीने का एक लेखा जोखा वहाँ पर तय किया गया और ये टारगेट लगाया गया कि हम पैसे कैसे जुटा लेंगे, कितने पैसे जुटा पाएंगे, तो उसकी डिटेलिंग ले लेते हैं। तो उस वक्त ये कहा गया कि भाई हम कस्टम से करीब, इस डिटेलिंग को गौर से देखिएगा, हम कस्टम से 50.5 करोड़ रुपए जुटा लेंगे। उसके अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 1.65 करोड़ रुपए, कॉरपोरेट टैक्स से 22.8 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स से 42.71 करोड़ रुपए, नमक के व्यापार से 50 लाख रुपए, अफीम के व्यापार से 79 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अफीम के व्यापार भी एक उस वक्त बड़ी आवक हुआ करती थी भारतीय सरकार की। उसके अलावा कई जगह से इंटरेस्ट, ब्याज के पैसों से 66 लाख रुपए, 66 लाख रुपए, सिविल एविएशन से करीब 2.26 करोड़ रुपए, करेंसी और टेक्सटाइल से करीब 1.41 करोड़ रुपए और नागरिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, नागरिक सिविल वर्क से करीब 15 लाख रुपए हम जुटा लेंगे। कुछ अन्य स्रोतों से 2.72 लाख रुपए और पोस्टल अंशदान से 2.03 करोड़ रुपए हम जुटाएंगे। उसमें से प्रांतों को कुछ शेयर देना था, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो भारत में विलय कर चुके थे, तो उस पूरे रेवेन्यू में से उसको घटाया जाना था। जैसे आजकल जो जीएसटी होती है, जीएसटी में से राज्यों का एक शेयर राज्यों को दिया जाता है। तो उस वक्त उन जो रियासतें भारत में विलय हुई, उनके लिए, राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए एक शेयर बनाया गया 30.5 करोड़ रुपए कि ये हमें प्रांतों को देना है खर्चा पानी चलाने के लिए। तो टोटल राजस्व का जो लक्ष्य रखा गया वो 172.80 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा गया उस वक्त। आज जो राजस्व लक्ष्य है वो करीब करीब 48 लाख करोड़ रुपए का है। तो हमारी यात्रा को आप समझ सकते हैं दोस्तों, 172.80 करोड़ से आज हम 48 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। खैर, हम खर्चे की बात कर लेते हैं कि खर्चा क्या क्या अनुमानित था कि भाई इतना तो खर्चा करना पड़ेगा। करीब रेवेन्यू जुटाने के लिए 5.33 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, यानी कि इस सारे पैसे को इकट्ठा करने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो करीब 5.33 करोड़ रुपए। सिंचाई के लिए, कृषि प्रधान देश में सिंचाई के लिए 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऋण सर्विसेज के लिए हमने कई पैसा उधार ले रखा था, हमारे ऊपर कर्जा था, तो उसका ब्याज भी देना था, तो उस पर करीब 20.52 करोड़ रुपए हमें देना था उस साल। उसके अलावा सिविल प्रशासन पे करीब 20.24 करोड़ रुपए खर्च करने थे। टेक्सटाइल पे नोट छापने के लिए 1.2 करोड़ रुपए खर्च करने थे। सिविल वर्क्स पे करीब 6.2 करोड़ रुपए खर्च करने थे। पेंशन पे, पेंशन और तनख्वाह पे 1.89 करोड़, 1.89 करोड़ रुपए खर्च करने थे। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या थी, मैंने आपको बताई, शरणार्थियों की। तो शरणार्थियों के लिए करीब 22 करोड़ रुपए का प्रोविज़न उस बजट में रखा गया कि 22 करोड़ रुपए शरणार्थियों को इस्टेब्लिश करने के लिए खर्च किए जाएंगे। खाद्यान्न की समस्या से निपटने के लिए, वो भी एक बड़ी समस्या थी, तो करीब 22.52 करोड़ रुपए सब्सिडी में दिए जाएंगे ताकि लोगों को सस्ता अनाज मिल सके। और उसके अलावा कुछ अलग व्यय इधर उधर के खर्चों के लिए 2.30 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उसके अलावा प्रांतों को अलग से अनुदान भी देना पड़ेगा, तो वो करीब 45 लाख रुपए थे। कुछ असाधारण शुल्क थे, उसके लिए 1.92 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे बड़ा व्यय, करीब बजट का 46%, रक्षा सेवाओं के लिए 92.74 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया, यानी कि करीब करीब 92.74 लाख, 100 करोड़ से थोड़ा कम पैसा हमारे देश के पहले बजट में हमारी सेना पर खर्च किया गया, करीब बजट का 46%। कुल जो हमारा
खर्चा था वो 197.39 करोड़, यानी कि हमारे पहले बजट में जो अनुमानित लागत थी वो करीब 172.80 करोड़ थी और जो खर्चा था वो उससे ज़्यादा था 197.39 करोड़, यानी कि टोटल घाटा 24.59 करोड़ रुपए, करीब करीब 24.5 करोड़ का हमारे पहले बजट में घाटा हुआ था। घाटा अब भी होता है, अब भी हमारी आवक कम है, खर्चा ज़्यादा है। ये अक्सर हमारे विकासशील देशों की एक नॉर्मल कहानी है, लेकिन ये ब्यौरा था हमारे पहले बजट का जो सर चेट्टी ने हमारे लिए रखा था 7.5 महीनों में। सर चेट्टी ने अपना बजट भाषण खत्म करते हुए कहा था कि 2 शताब्दियों में ये पहली बार हुआ है जब हमारे पास हमारी अपनी सरकार है जो अपने फैसलों के लिए अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत अभी अभी बंधनों से मुक्त हुआ है, आज़ाद हुआ है, उसे एशिया की ताकत संभालनी है और स्वतंत्र देशों की सूची में पहली पंक्ति में आके खड़ा होना है। इसलिए भारत की संतानों को आगे आने वाले वर्षों में सतत और अनुशासित कदम उठाने होंगे। मुझे लगता है कि पहले बजट में जिस स्वर्णिम भारत का सपना हमारे पहली कैबिनेट ने देखा था, आज हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। देश की संसद को, देश की सरकार को हम यही उम्मीद करते हैं कि उसी रास्ते पे, एक विकसित भारत के रास्ते पे देश को ले जाए और हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ आगे बढ़े। खैर, अगले वीडियो में भारत के बजट से जुड़ी हुई और उस बजट की यात्रा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर भी हम आपके सामने आएंगे, तो अगले वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा। तब तक इस वीडियो का आनंद लीजिए और अच्छा लगा हो और कुछ नया लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।